तो कभी सोचा है कि YouTube को आखिर कैसे पता चलता है कि हमें अगला वीडियो कौन सा देखना है? चलिए, आज हम इस पहेली के पीछे झांकते हैं और उस एआई को समझते हैं जो हमारी पूरी फीड को कंट्रोल करती है। बड़ी अजीब बात है ना कि एक इंसान की YouTube फीड दूसरे से इतनी अलग होती है। मतलब जमीन आसमान का फर्क होता है। तो ये जादू आखिर होता कैसे है? आइए इसी को समझते हैं। आज हम क्या-क्या कवर करने वाले हैं? सबसे पहले 2 चरण वाला फनल सिस्टम, फिर क्लिक्स से सैटिस्फैक्शन तक का सफर, उसके बाद शॉर्ट्स का एक्सप्लोर एक्सप्लॉइट मॉडल, एल्गोरिदम की पेनाल्टीज को समझेंगे और आखिर में सक्सेस के नए नियम। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत कहाँ से होती है? चलिए उस प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप देखते हैं जिससे YouTube ये तय करता है कि हमें क्या दिखाना है। शायद आपको यकीन ना हो, लेकिन इसके बारे में गूगल ने खुद बताया है। सारा खेल 2 डीप न्यूरल नेटवर्क्स का है। मतलब ये पूरा सिस्टम एक बहुत ही स्मार्ट 2 स्टेज एआई प्रोसेस से चलता है। इसको ना एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी की तरह सोचिए। पहला स्टेप है कैंडिडेट जनरेशन, यानी उन सारी किताबों को एक जगह इकट्ठा करना जो शायद आपको पसंद आए। और दूसरा स्टेप है रैंकिंग, यानी उन किताबों को आपकी पसंद के हिसाब से बिल्कुल सही ऑर्डर में लगाना। तो पहला स्टेप यानी कैंडिडेट जनरेशन, इसमें एक डीप लर्निंग मॉडल लाखों वीडियो में से, सोचिए लाखों, उनमें से सिर्फ कुछ 100 जरूरी वीडियोस निकालता है और ये सब हमारी वॉच हिस्ट्री और दूसरे लोगों की देखने की आदतों के आधार पर होता है। और फिर आता है असली जादू, रैंकिंग स्टेज में। यहां एक दूसरा मॉडल उन चुने हुए वीडियोस को स्कोर देता है। वो ये अंदाजा लगाता है कि किस वीडियो को लोग सबसे ज्यादा देर तक देखेंगे और उसी हिसाब से उनको रैंक करके सबसे ऊपर दिखाता है। तो देखिए, एल्गोरिदम सिर्फ एक मशीन नहीं है, वक्त के साथ इसकी प्राथमिकताएं भी बदली हैं। पहले बात सिर्फ क्लिक्स की होती थी, लेकिन अब बात व्यूअर की खुशी को, उसकी सेटिस्फैक्शन को समझने की है। वो जमाना याद है जब हर तरफ सिर्फ क्लिक बेट ही दिखता था? हाँ, वो 2010 का शुरुआती दौर था जब फोकस सिर्फ क्लिक्स और व्यूज पर था। फिर इससे लड़ने के लिए फोकस वॉच टाइम पर शिफ्ट हुआ और अब 2025-26 में सारा जोर सैटिस्फैक्शन सिग्नल्स पर है। सच में ये एक गेम चेंजर है। अब जरा इस चार्ट को देखिए, साफ दिख रहा है कि व्यूअर्स सैटिस्फैक्शन की अहमियत कितनी बढ़ गई है। 2023 में इसका वेटेज था 15%, जो 2025 में सीधा 35% हो गया है। इसका मतलब साफ है, YouTube अब सिर्फ ये नहीं चाहता कि लोग वीडियो देखें, वो चाहता है कि लोग वीडियो को सच में एंजॉय करें। तो सवाल ये है कि ये सैटिस्फैक्शन आखिर मापते कैसे हैं? इसके कई तरीके हैं, जैसे वीडियो के बाद आने वाले सर्वे, क्या आपको ये वीडियो पसंद आया? इसके अलावा लाइक्स, शेयर्स और खास करके मीनिंगफुल कमेंट्स। ऑडियंस कितनी देर तक वीडियो पर टिकी रहती है, क्या लोग चैनल पर वापस आ रहे हैं, ये सारी चीजें मिलकर बताती हैं कि व्यूअर सच में खुश है या नहीं। अब बात करते हैं शॉर्ट्स की। शॉर्ट्स का गेम बिल्कुल अलग है। इनकी तेज रफ्तार की वजह से इनके लिए एक अलग ही सेट ऑफ रूल्स हैं, एक अलग एल्गोरिदम। तो देखिए, जहां लंबे वीडियो सर्च और रिकमेंडेशंस पर चलते हैं, वहीं शॉर्ट्स का सारा खेल फीड और स्वाइप्स पर टिका है। लंबे वीडियो में सेशन टाइम मैटर करता है, शॉर्ट्स में कंप्लीशन रेट और रीप्ले। मतलब क्या लोगों ने शॉर्ट पूरा देखा, क्या उसे दोबारा देखा, यही सबसे जरूरी है। इसी वजह से कुछ शॉर्ट्स रातों रात वायरल हो जाते हैं। सिस्टम काम कैसे करता है? पहले एक्सप्लोर फेज में शॉर्ट को एक छोटी सी सीड ऑडियंस को दिखाया जाता है। फिर एनालाइज फेज में एल्गोरिदम देखता है कि कितने लोगों ने देखा और कितनों ने स्वाइप कर दिया। और फिर आता है एक्सप्लॉइट फेज। अगर सीड ऑडियंस ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया, कंप्लीशन रेट हाई है, तो बूम, शॉर्ट को एक बहुत बड़ी ऑडियंस तक पुश कर दिया जाता है। चलिए, अब एक थोड़े कंट्रोवर्शियल टॉपिक पर बात करते हैं, जिसको लेकर क्रिएटर्स अक्सर परेशान रहते हैं। शैडो बैनिंग, क्या ये सच में होता है? देखिए, YouTube ऑफिशियल तौर पर शैडो बैन शब्द का इस्तेमाल नहीं करता। वो इसे डीप्रायोरिटाइजेशन कहते हैं। इसका मतलब है कि बिना किसी स्ट्राइक या नोटिफिकेशन के एल्गोरिदम आपके चैनल की रीच को लिमिट कर देता है। वीडियोस, रिकमेंडेशंस और सर्च से गायब हो जाते हैं। तो इसकी वजह क्या हो सकती है? अक्सर ये बॉर्डरलाइन कंटेंट की वजह से होता है, जो कम्युनिटी गाइडलाइंस के बहुत करीब होता है। या फिर स्पैमी बिहेवियर, जैसे एक जैसे बहुत सारे वीडियोस अपलोड करना। मिसलीडिंग थंबनेल्स और टाइटल्स भी एक बड़ा कारण है। बेसिकली, अगर एल्गोरिदम का आपसे भरोसा उठ गया, तो वो आपके वीडियोस को प्रमोट करना बंद कर देगा।
और इसका असर बहुत गहरा पड़ता है। ये कोई मजाक नहीं है। जब YouTube ने इस तरह के बॉर्डरलाइन कंटेंट को डीप्रायोरिटाइज करना शुरू किया, तो नॉन सब्सक्राइब्ड व्यूअर्स से आने वाले वॉच टाइम में 70% की गिरावट आई। सीधे 70%। तो साफ है, एल्गोरिदम सिर्फ रिवॉर्ड नहीं देता, पनिश भी करता है। तो इन सब चीजों को समझने के बाद 2026 में YouTube पर सक्सेस पाने के लिए नए नियम क्या हैं? एक चीज हमेशा याद रखनी है, एल्गोरिदम क्रिएटर का दोस्त नहीं, व्यूअर का दोस्त है। उसका बस एक ही गोल है, ऑडियंस को खुश रखना और उन्हें प्लेटफॉर्म पर बार बार वापस लाना। तो क्रिएटर्स के लिए की टेकअवेज क्या हैं? सबसे पहले ऑडियंस रिटेंशन पर फोकस करें, खासकर पहले 30 सेकंड्स में। ऐसा कंटेंट बनाएं जो सिर्फ क्लिक्स ना लाए बल्कि व्यूअर्स को सेटिस्फाई करे। शॉर्ट्स के लिए पहले 1-2 सेकंड में हुक करना जरूरी है। क्लिक बेट से दूर रहें। याद रखिए, क्वालिटी और कंसिस्टेंसी फ्रीक्वेंसी से ज्यादा जरूरी है। और ये कोट इस पूरी बात को बिल्कुल आसान शब्दों में समझा देता है। आज YouTube पर सफलता किस्मत से नहीं मिलती, ये इस बात को समझने से मिलती है कि एल्गोरिदम कैसे सोचता है। अब ये अंदाजा लगाने का खेल नहीं रहा, अब ये सिस्टम को समझने का खेल है। तो आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं, अगर एल्गोरिदम का मकसद हर इंसान के लिए सबसे ज़्यादा सेटिस्फाइंग वीडियो ढूंढना है, तो जो कंटेंट वायरल होता है वो हमारे बारे में, हमारे समाज के बारे में क्या बताता है? ये एक तरह से हमारी कलेक्टिव सोच का आईना है, नहीं? इस पे ज़रूर सोचिएगा। सुनने के लिए शुक्रिया।